अच्छा देखो सरफेस टेंशन, ओके। सरफेस टेंशन में क्या हिसाब किताब, देखो सरफेस टेंशन ये बच्चों लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ओके। किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसका थोड़ा अपन इंट्यूशन ले, इसको समझे कि भाई ये होता क्या है। बेसिकली हम क्या पूरा सरफेस टेंशन पढ़ लेते, लेकिन एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता कि सरफेस टेंशन होता क्या। सुनना, सरफेस टेंशन बच्चों लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी है। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर वालों की नहीं। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। जैसे क्या होता है बेटा कि अपन जैसे सरफेस टेंशन को समझने से पहले उसके एग्जांपल देखते हैं कि कहां से सरफेस टेंशन की शुरुआत हुई। मतलब अपने क्यों लगता है कि भाई लिक्विड ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है जो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखो आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे पेड़ का पत्ता, पेड़ के पत्ते पे आपने देखा कभी कभी पानी की बूंदें देखी होगी आपने। तो पेड़ के पत्ते पे जो पानी की बूंद होती है, पेड़ के पत्ते पे जो पानी की बूंद होती है बच्चों, याद है वो सर्कुलर फॉर्म में, एक स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हेलो, एक छोटी छोटी बूंदें देखना स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसमें। हेलो, वो बिल्कुल यूं स्फीयर का रोल होता है वैसे गिरती है पेड़ पे से। अरे देखी क्या कभी पानी की बूंदें? हाँ अच्छा, फिर आपने देखा होगा कि एक निडल, एक पानी में अगर धीरे से कोई निडल रखते हैं तो वो डूबती नहीं है। धीरे से बहुत जेंटली प्लेस करो एक निडल को तो वो डूबेगी नहीं, तैरेगी। जबकि आपको पता है लोहा तो भारी होता है पानी से, या स्टील तो भारी होता है पानी से, तो डूबनी चाहिए। इसकी डेंसिटी वाटर पे ज्यादा होती है तो डूबनी चाहिए। हेलो बोलो, ओके तो ये समझ में आ गई बच्चों। अच्छा, एक आपने देखा होगा पानी पे एक कीड़े मकोड़े मच्छर बरसात के दिनों में मच्छर चलते रहते पानी पे, देखा कभी? यस सर। हाँ, अब आप ये सोचो ये पानी में डूब क्यों नहीं रहे सर, ओके, या ये स्फेरिकल बबल क्यों है? तो सुनना, ये जैसे निडल है बच्चों, ये जो अपनी वाटर सरफेस है, लो इसका बिहेवियर समझो। मैं बोल दूं इसी ने तो रोका इसको डूबने से। हेलो, और इस मच्छर को भी डूबने से इसी ने रोका। ये पानी पे अगर चल पा रहा है मच्छर तो इसका मतलब इस सरफेस ने रोका, ओके। हेलो, ये जहां चलते हैं ये निडल जहां रहती है वहां थोड़ी सी सरफेस डूब जाती है, सॉरी सरफेस थोड़ी सी तिरछी हो जाती है सर। हेलो बोलो, नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर। हाँ, ये यहां पे भी थोड़ी सी दब जाती है सरफेस, ओके। तो सर हो क्या रहा है मैं बताता हूं। जैसे अपन यार एक बात बताओ आप, जैसे बलून है, ये बलून है, याद है अपन इसमें फूंक मार के हवा भरते हैं, तो ये अभी मॉलिक्यूल ऐसे है, जैसे आप हवा भरते हो तो ये बलून बड़ा हो जाता है। हेलो, तो ये मॉलिक्यूल का सेपरेशन बढ़ता है, तो ये पड़ोस वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। ये मॉलिक्यूल दूर नहीं जाना चाहते, खींच रहा होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा इलास्टिक वायर है, तो हर पड़ोसी मॉलिक्यूल दूसरे पड़ोसी को खींच रहा है। आपस में इनकी बॉन्ड है, उस बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, तो इस रबर की प्रॉपर्टी होती है कि ये इलोंगेशन का अपोज करता है। इलास्टिक वायर की प्रॉपर्टी होती है इलोंगेशन, अगर आप इलोंगेट करते हो तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहता है, क्योंकि उनके मटेरियल के बीच का सेपरेशन बढ़ा रहे हो आप, उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, ओके। यस। अच्छा, अब ये क्यों जबरदस्ती है, जब ये आपस में खींच रहे तो ये आपने ये इसको दूर कैसे करा? तो वो तो अंदर एयर भर के मैंने एक प्रेशर लगाया, तो वो तो इसके अगेंस्ट एक उल्टा फोर्स लगवा दिया मैंने, तो जबरदस्ती इनको दूर होना पड़ा। पर ये चाहते वापस पास आना, जैसे ही मौका मिलेगा पास आ जाएंगे। तो वो तो ये खिंची हुई मेम्ब्रेन में हर पार्टिकल दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। हेलो, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते। हेलो, और ये अपने एरिया को मिनिमम करना चाहती है, ये बलून की सरफेस अपने इसके रबर को मिनिमम करना चाहती है, तो खींची हुई मेम्ब्रेन अपने रबर का या अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है हमेशा, ओके। ऐसे ही लिक्विड में होता है बच्चों। लिक्विड में ये जो सरफेस वाला वाटर मॉलिक्यूल या सरफेस वाले मॉलिक्यूल है लिक्विड में, वो एक खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। यूं समझ लो एक इलास्टिक चादर फैलाई हुई तुमने खींच के, ओके। हेलो, अब इस चादर को बीच में से दबाओगे आप, तो बताओ ये दबेगी या नहीं दबेगी? आप बीच में से दबा के इसकी शेप को ऐसा करोगे, लो, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है इससे।
जो प्लेट थी उसको दबाया तो एरिया बढ़ रहा तो वापस ऊपर आएगी, खिंचाव लगेगा। तो बोलूं जैसे इसने दबाया नीडल में, तो मैं बोलूं ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेंगे, वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल। हेलो, तो जिन वाटर मॉलिक्यूल के टच में ये आपकी नीडल है उनको दबाएगी, तो मैं बोलूं बच्चों जैसे ही दब के सेपरेशन उनका बढ़ने लगेगा तो ये अड़ोस पड़ोस वाले वापस खींचेंगे अपनी तरफ। हेलो, तो ये खींची हुई मेम्ब्रेन है जिसको दबाने पर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी। इस टाइप से सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ओके, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल ये नहीं चाहते कि उनके बीच का सेपरेशन बढ़े। क्यों? क्योंकि जो भी बढ़ा रहा होता है तो अड़ोस पड़ोस के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचते हैं उनको वापस, तो वो जाने नहीं देना चाहते। तो मैं बोलता हूं ये जैसे 3 मॉलिक्यूल है, आपकी नीडल ने इसको नीचे दबाया होगा तो अड़ोस पड़ोस वाले के कहां जा रहा है? हेलो, ये नीडल है। हेलो, तो ये नीडल जैसे इसको नीचे दबा रही होगी, नीचे फेंकना चाहेगी, सरफेस वाले दूसरे मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ बुलाएंगे। 3 मॉलिक्यूल बना के समझाया मैंने। नीडल एक मॉलिक्यूल को नीचे दबा रही है तो अड़ोस पड़ोस वाले देखो उसको खींच रहे। हेलो, पहले ये यूं थे, पहले यूं हॉरिजॉन्टल थे तीनों, ये अड़ोस पड़ोस वाले और ये बीच वाला ये ए बोल दो इसको, ए यूं, तो पहले यूं खींच रहे थे। तो नेट फोर्स 0 था तो ये यही था। फिर जैसे ही दबाया तो मैं बोलूं ये फोर्स तिरछा हो गया। हेलो, और अपन अगर मान लो पूरा इसको यूं मान ले, हेलो ये सादा, ये तो बोलूं फिर वो टेंशन यूं लगेगा मॉलिक्यूल फोर्स नेट, तो टेंजेंशियल फोर्स लगा दो। ओके, बोलो। यस सर। तो सरफेस टेंशन समझ में आया बच्चों? सरफेस टेंशन होता है बच्चों लिक्विड के या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल का फोर्स लगाना, चेंजेस का अपोज करना, है ना, सरफेस को अपनी मिनिमाइज करने की कोशिश करना। तो बोल दो वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह के इक्विवेलेंट है। जैसे इस बलून को फुलाने पर मॉलिक्यूल फोर्स लगा के अपने एरिया को वापस मिनिमाइज करना चाहते हैं, डिट्टो वही होता है। ओके, तो अब ये जैसे मच्छर भी अगर पानी पे चल रहा है तो वो यहां से दबाना है तो वो मेम्ब्रेन थोड़ी सी टिल्ट होकर फोर्स लगा रही है और मच्छर के वेट को बैलेंस कर रही है। ओके, हेलो, क्लियर है? बोलो बच्चे। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया सरफेस टेंशन होता क्या है? अब देखो, अच्छा, अब सरफेस टेंशन फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा। ओके, और मेजरमेंट होगा बच्चों तो सरफेस टेंशन की वैल्यू या सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं? तो ये होता है बच्चों किसी भी लिक्विड की सरफेस पे, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है, किसी भी लिक्विड की सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन खींच दो तो उस पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, लो ये देखो, अभी अपन इसकी और फील लेंगे, थोड़े एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा ढंग से। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह होता है जैसे सरफेस है वाटर की। लो, इस वाटर सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन खींच दो, ये इमेजिनरी लाइन, दिस इज इमेजिनरी लाइन ऑन वाटर सरफेस, इस ए बी लाइन है, इसकी यूनिट लेंथ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। लो, तो सरफेस टेंशन टी क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ओके, हेलो, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ओके, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो ये इमेजिनरी लाइन की पर यूनिट लेंथ पर फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो अगर ये लेंथ L है और सरफेस टेंशन T है तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स, तो वो तो T into L। हेलो, बोलो, सरफेस टेंशन यूनिट लेंथ का फोर्स है इनटू L। ओके, तो T into L, दिस इज द नेट फोर्स। ओके, तो ये राइट वाले इतना फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ही लेफ्ट वाले भी लगा रहे हैं, इसलिए अभी ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, बोलो, हेलो, ओके, हाँ। अब देखो, अब ये जैसे अगर मान लो आपने कोई नीडल रखी और ये दबेगी तो ये फोर्स लग के और इसको बैलेंस करेगा। अब इधर देखना, इधर देखो, अपन सरफेस टेंशन की और फील लेने के लिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन करवाता हूं, इधर देख। अच्छा, इसकी यूनिट तो आई गई, कितनी बोलो यूनिट? सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी? तो बोलो न्यूटन पर मीटर। लो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लूंगा, बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? तो बोलो m1 L0 T-2, L का डिवाइड कर दिया फोर्स में। हेलो,
बोलो ना रे। Yes, sir. अच्छा, एक ये थ्रेड है जो ए और सी सिरे से बांध दी मैंने। इस ए सी सिरे से एक थ्रेड बांध दी और अंदर बच्चों एक लिक्विड की फिल्म बना दी, या यूं समझ लो सोप की फिल्म बना दी, साबुन की फिल्म बना दी अंदर। ओके, अच्छा, अब ये अभी ऐसी है, बीच में से अगर इसको फोड़ दूं, इस थ्रेड के बीच वाली फिल्म को फोड़ दूं, पिन चुका के फोड़ दूं, ये तक फोड़ दी, तो बताओ ये कैसी हो जाएगी, ये थ्रेड कैसी हो जाएगी? इससे आपको सरफेस टेंशन की फील आएगी। तो मैं बोल दूं बच्चों, ये जो सोप की फिल्म है, इसमें से बीच वाली फिल्म को पंचर कर दिया या पिन से फोड़ दिया, तो बताओ ये थ्रेड कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी? क्या ये थ्रेड ऐसी रहेगी? नो सर। तो कैसी हो जाएगी बोलो? मैं बोल दूं बच्चों, ये जितने भी वाटर है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल है, मैं बोल दूं इनके अड़ोसी पड़ोसी इनको खींचेंगे। हेलो, इन पे नेट फोर्स आउटपुट लगेगा, मैं बोल दूं बच्चों फैल जाएगी। हेलो, तो बोल दो बच्चों ये ऐसा रूप ले लेगी, मतलब ये जो खाली एरिया ये मैक्सिमम हो जाएगा और जो भरा हुआ एरिया वो मिनिमम। तो मतलब सरफेस ने अपना एरिया मिनिमम कर दिया मौका मिलते ही। जैसे अंदर वाली पंचर हुई, अंदर वाले फोर्स गायब हुए। पहले क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले अंदर बाहर दोनों तरफ से फोर्स लग रहे थे। हेलो, पहले देखो अंदर भी फोर्स लग रहे थे जब अंदर थी, अब अंदर वाले फोर्स गायब हो गए। तो मतलब ये लिक्विड अपनी तरफ खींच रहा है सारे मॉलिक्यूल को, तो मतलब ये खींच के ऐसी हो जाएगी। हेलो, सर्कुलर शेप ले लेगी ताकि खाली एरिया मैक्सिमम हो जाए और जो सोप वाली सरफेस है उसका एरिया मिनिमाइज हो जाए। तो वो तो सरफेस टेंशन अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। ओके, तो सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, ये भी बोल सकते हो। ओके, अरे फील आई क्या हुआ ये? अच्छा, और देखो, और देख, अच्छा, अगर इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में करूं मैं, इधर देख, थोड़े डेटा देखे। हाँ, अगर एक वायर फ्रेम ऐसी बने और सरफेस टेंशन की फील्ड है और इसमें ये मूवेबल वायर है, क्या है बच्चों? ये एल लेंथ का एक मूवेबल वायर है और यहां कोई सोप फिल्म बने, है ना, ये सोप फिल्म, ठीक है, एल लेंथ का मूवेबल वायर और इसका सरफेस टेंशन टी है। ओके, बताओ ये वायर किधर मूव करेगा? आउटवर्ड, इनवर्ड या यही रहेगा? आउटवर्ड मूव करेगा। कैसे बच्चों? यूजिंग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कैसे सोचा आउटवर्ड? नहीं, ये आउटवर्ड कैसे बोला इसने? बोल बेटा। हेलो, आउटवर्ड तो किसी एंगल से ही नहीं आ रहा, कुछ भी सोच लो तो भी नहीं आएगा आउटवर्ड। तो सर मैं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेल रहा था, चोर निकल के भागा, आउटवर्ड पे आया तो मैंने आउटवर्ड बोल दिया। मेरे बेटा, हर कुछ ही बोल रहा बेटे बेटे। तो बोल दो बच्चों, ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे, ये देखो इस वाले मॉलिक्यूल को सारे मॉलिक्यूल अंदर वाले अपनी तरफ खींचेंगे, तो बोल दो ये सरफेस टेंशन की वजह से पूरा लिक्विड अंदर जाएगा। तो बोल दो ये जो सोप की सरफेस है ये अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगी, तो जो भी मूवेबल वायर है उसको अपनी तरफ अंदर खींचेगी। हेलो, तो बोल दो बच्चों एक नेट फोर्स इनवर्ट लगेगा, तो बोल दो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा वो T इंटू एल, नहीं 2T इंटू एल, दो सरफेस होगी। हेलो, आगे पीछे दोनों तरफ, ध्यान रखना ये दो सरफेस होगी। अरे इसकी जो थिकनेस होगी पीछे बेटा, मेम्ब्रेन की दो सरफेस बनेगी। ये देखो, एक आगे वाली है और एक पीछे वाली, समझ में आ रही है? हेलो, समझ में आ रही है बच्चों? ये देखो दो बोर्ड लगेंगे, ये पीछे और आगे, ये देखो पीछे वाली सरफेस पर, ये आगे वाली पे। हेलो, अरे बेटा ये वायर है दो सरफेस, इधर देख, सोप की दो फिल्म बनेगी ना, ये ना वायर मोटा, ये देखो, ये मेरे हाथ के बीच में देखो, ये वायर है। हेलो, तो एक मेम्ब्रेन ये और एक मेम्ब्रेन ये, समझ गया? तो दो मेम्ब्रेन खींचेगी इसको, दो चादरें खींचेगी अपनी तरफ वोटर की। ओके, Yes, sir. दोनों तरफ मेम्ब्रेन बनेगी, इस वायर की थिकनेस के दोनों तरफ मेम्ब्रेन बनेगी, इधर भी और इधर भी। हेलो, ओके, Yes, sir. अच्छा,
और देखो ऐसे सरफेस पे तुम्हारे को सबकी याद ही करा देता हूं। ओके, तो ये 2t इंटू एल फोर्स लगेगा। ओके सर, तब सुनना, इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। ये थोड़ा सा क्या है, सरफेस का कितनी मेम्ब्रेन बनेगी, क्योंकि ये लाइक मेम्ब्रेन, तो आप सरफेस टेंशन को हमेशा खिंची हुई झिल्ली की तरह समझो, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह समझो, उससे आपको आइडिया लगेगा कितनी तरफ से फोर्स लगेगा लिक्विड का। समझ गए? नहीं तो टी से करोगे आप फॉर्मूला से तो गलती ही करोगे। ओके, उससे फील आ जाएगी आपको, हाँ यार दो तरफ बन रही है एक तरफ। अब सुनो, देख, हाँ ये देखो, एक मूवेबल वायर है, बताओ ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? अगर इसका मास थोड़ा नेग्लिजिबल ले लो, ये सरफेस टेंशन टी है और ये फिल्म बनी हुई है, तो वो तो ये बटन चुरा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहता है। मैंने यहाँ पे एक वेट लटका दिया W, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, फॉर इक्विलिब्रियम, और ये लेंथ L है फॉर इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट W, वेट कितना हो यार M, मास M कितना हो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, बोलो। तो मास की वैल्यू क्या होगी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, बोलो। तो बोल दो बच्चों वाली बात है, बोलो क्या करो, बोलो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 कर दूं? हेलो, बोलो ना बच्चों। और इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो बोल दो बच्चों, एक तो mg नीचे लग रहा है, और बोल दो यहां से टेंशन है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। हेलो, पर ये दो सर है, दो फेस में दो मेम्ब्रेन बनेगी, एक आगे और एक पीछे। हेलो, समझ में आ रही है क्या? ये पीछे वाली मेम्ब्रेन है, तो बोल दो दो चादरें खींच रही है ऊपर, दो इलास्टिक चादरें खींच रही है, तो बोल दो T इंटू 2L। तो बोल दो बच्चों, एक तो लगेगा फोर्स mg नीचे और एक लगेगा T इंटू 2L, बराबर 0 होना चाहिए। तो यहां से बोल दो बच्चों, m पूछा तो m बराबर आ जाएगा 2TL/g। ध्यान रखना है 2 आएगा नहीं तो गलती हो जाएगी एग्जाम में। ओके, हेलो, बोल बच्चे। तो मैं कुछ क्वेश्चन करके, हाँ और देखो, तो मैं कुछ क्वेश्चनों से तुम्हारे को ये बता ही देता हूं कितनी मेम्ब्रेन। अच्छा, एक नीडल है बच्चों, एक L लेंथ की नीडल है, M मास की। तो ये देखो, वाटर सरफेस पे ये L लेंथ की M मास की नीडल रखी है, इसको मैं सरफेस से ऊपर उठाना चाहता हूं या अलग करना चाहता हूं। ये L लेंथ की M मास की नीडल है, ओके, वाटर पे रखी है, और इसको मैं उठा के अलग करना चाहता हूं, तो कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए? ठीक है, तो अब देखो, इसका साइड वाला डायग्राम बना रहा हूं, ये तो ये नीडल। हेलो, तो मतलब इसमें mg लग रहा है तो नीचे, बोलो। अरे यार, नीडल का मास भी तो दिया है। अच्छा, जब आप खींचोगे तो वो तो ऐसी ये मेम्ब्रेन ऐसी बन जाएगी वाटर की। जब आप खींच रहे होगे, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दिया मैंने, तो वो मेम्ब्रेन इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। हेलो, तो आपको जब फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, तो वो फोर्स एक mg को बैलेंस करेगा और एक तो T इंटू L दोनों तरफ लगेगा। हेलो, तो मैं इसका डायग्राम बनाओगे तो TL इधर, बोलो बच्चों, और mg इसका वेट, इन सबको बैलेंस करके आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए था कि इसको आप मेम्ब्रेन से या इस वाटर की खिंचाव से प्लस इसके वेट से काउंटर बैलेंस करके आप निकाल पाओ। तो रो दो बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स कम से कम mg प्लस 2TL होना चाहिए। हेलो, अब समझ में आया सरफेस टेंशन का हिसाब किताब? हेलो, Yes, sir. पक्का बच्चों? Yes, sir. तो मेम्ब्रेन से सोचो तो आपको आइडिया लगेगा, नहीं तो कभी समझ ही नहीं पाओगे दो सरफेस एक सरफेस कब कितनी लेनी है, कि लिक्विड सोप सॉल्यूशन कुछ ही नहीं बच्चों। आप तो देखो कितनी मेम्ब्रेन बन रही है, कितनी जगह से टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। ओके, हेलो, अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताना इसमें सारा कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, सारा मुद्दा ही मेम्ब्रेन का है। ओके, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब देना।
सरफेस बताना कितनी बनेगी। तो ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं न्यूमेरिकल डेटा नहीं दे रहा हूं, ओके हेलो, क्योंकि ये वेरिएबल में समझना आसान है। अधिकतर न्यूमेरिकल डेटा आसान होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल में समझना आसान है क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी नहीं तो। ओके, फिर अपन देखेंगे सरफेस टेंशन किस किस पर डिपेंड करता है। अभी एक बार पहले थोड़ा अच्छे से समझते हैं कितनी सरफेस है। अब देखो, देख, अब सुनना, देखो बच्चों, अगर मैं वाटर सरफेस से एक इस टाइप की डिस्क उठाऊं, समझना, ये जिसमें एक होल हो, इसको किसी लिक्विड सरफेस से ऊपर उठाऊं, ओके, और अभी मास मत गिनो, या चलो सरफेस टेंशन कितना फोर्स लगाएगा, इसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है ना। अच्छा, अब इसकी रेडियस को मतलब नेग्लिजिबल कर दो, एक कड़ा ले लो, एक बहुत छोटी रिंग, R1 R2 इक्वल कर दो, लेकिन हाँ है रिंग, लो ये रिंग है, रिंग, और वो तो उसमें R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, लो दोनों रेडियस लगभग इक्वल है। बोलो बच्चों, अरे जैसे इसमें R1 R2 को एक तरीके से R1 R2 इक्वल कर दी, जैसे आपकी चूड़ी कड़ा, तो उसमें आप देखो ना नेग्लिजिबल थिकनेस होती है, तो इनर और आउटर रेडियस लगभग इक्वल होती है कैलकुलेशन पर्पस से, ओके। अच्छा, और डिस्क है, इधर एक डिस्क ले ली, 5 का सिक्का, ओके सर, हाँ ये। अब देखो, अब यह मेम्ब्रेन कितनी बनेगी, इसको लिक्विड से उठाऊं, जैसे क्वेश्चन होता है इसको लिक्विड से उठाए तो बताओ सरफेस टेंशन का गैस कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बोलो वो मेम्ब्रेन ऐसी बनेगी, हेलो, तो ये अंदर तरफ बाहर दोनों तरफ फोर्स लगेंगे ना, अरे सब तरफ खिंचाव आएगा ना लिक्विड पे जब उठाओगे, हेलो, तो बच्चों ये देखो दो मेम्ब्रेन बनेगी और दो तरफ से सरफेस टेंशन का खिंचाव लगेगा, सरफेस टेंशन दो सरफेस में फोर्स लगाएगा, एक इनर और एक आउटर, ये देखो पूरा लिक्विड, तो जब खींच रहे तो तो यहां फोर्स लगेगा, लो पूरी सरकमफ्रेंस पे, नहीं समझ आ रही है, पक्का? यस। और क्या लगेगा पूरी सरकमफ्रेंस पे, तो बोलो, तो बोल दो अंदर लगेगा T × 2 पाई R1, हेलो, और एक बाहर लगेगा कितना, बोलो T × 2 पाई R2, बोलो। तो बोल दो बच्चों, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल इसको उठाने के लिए, तो बोल दो बच्चों F एक्सटर्नल कम से कम, अगर इसका वेट नहीं भी गिनूं तो T × 2 पाई R1 + 2 पाई R2, ओके हेलो, अगर वेट नहीं गिनूं तो, और अगर इसका मास m दे दे तो प्लस mg और कर दो, इतना कम से कम, इससे ज्यादा लगाओगे तो ये बाहर इसको अलग हो जाएगी इससे इक्वल यार, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा mg + 2 पाई T × R1 + R2, कर लोगे बच्चों? अरे मेरे को इस सॉल्यूशन से मतलब नहीं, तुम तो देखो कितनी मेम्ब्रेन बनी है और कहां से कैसा फोर्स लग रहा है, ये कैसे आया T × 2 पाई R1 + 2 पाई R2, ओके हेलो, मेरे बच्चे समझ में आ रहा है क्या, हेलो? अच्छा, यहाँ रिंग में, तो बोल दो रिंग में भी बच्चों मोटाई तो आई है रिंग की, नेग्लिजिबल है लेकिन है, तो बोल दो दोनों तरफ लगेगा, हेलो, ये देखो इनर पे और आउटर पे, बोलो बोलो ना रे, बोलो, तो बोल दो दोनों इनर और आउटर दोनों पे लगेगा, बोलो हेलो, हर जगह बोल मेरे बच्चे, यस सर। बस इसमें R1 R2 इक्वल हो गए ना, तो बोल दो बच्चों अगर इसका मास m दे दूं रिंग का और रेडियस r दे दूं, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा कितना, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल, बोल दो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स दिया लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा बताओ, तो बोल दो F एक्सटर्नल = बोलो mg प्लस T × 2 पाई R + 2 पाई R, तो कर दो T × twice of 2 पाई R, twice of 2 पाई R, लो F एक्सटर्नल जो होगा बच्चों वो एक तो mg इसका वेट प्लस T × 2 पाई R + 2 पाई R, ये दोनों तरफ, ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों mg प्लस 4 पाई RT, 4 पाई RT, खत्म,
इतना एक्सटर्नल फोर्स कम से कम चाहिए इसको उठाने के लिए, अदरवाइज मोटर इसको जाने नहीं देगा, इसका वेट और मोटर इसको जाने नहीं देगा। ओके हाँ, अभी आ जाओ बच्चों, डिस्क है, डिस्क तो अब इसमें एक ही मेम्ब्रेन बनेगी, देखो हेलो, जो खींचेगी, बाकी अंदर मोटर है। ओके, तो ये पूरी सरफेस पे ऐसी मेम्ब्रेन बनेगी। हेलो बोलो बोलो बच्चों, तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, कितना फोर्स चाहिए, तो वो तो अगर इसका मास भी दिया हो तो कितना फोर्स चाहिए बोलो, तो ये m मास है, तो वो तो F एक्सटर्नल बोलो, तो वो तो बच्चों mg प्लस 2πr ए सिंगल सरफेस t इंटू t। हेलो, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन है सरफेस पे, देखो बोल मेरे बच्चे, हेलो हाँ अच्छा, ऐसे अगर मान लो चलो हटाओ इसको, हटाओ, समझ में आ रही है सर? बहुत अच्छे समझ में आ गया कि मेम्ब्रेन से पता पड़ेगा कितनी जगह सरफेस टेंशन खिंचाव लगा रहा है, तो लिक्विड कहां कहां से इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ओके बच्चों, बोलो बेटा हाँ। अब इधर बताओ, अगर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर फ्रेम है, अंदर से खाली है, ये ए साइड की स्क्वायर फ्रेम, अब इसको उठाना है टी, तो बोलो इसमें भी 2 जगह से लगेगा, बोलो आगे पीछे। हेलो बोलो, तो बताओ इसको कितना फोर्स चाहिए, तो बोलो बच्चों ए सरफेस टेंशन के अगेंस्ट उठाना है, तो F एक्सटर्नल, अगर इसका मास m है, मास m और साइड है, तो बोलो कितना चाहिए बताओ, तो बोलो mg प्लस 8at। हेलो, 480 अंदर और 480 बाहर, 880। ओके, लेकिन अगर ये प्लेट होती तो, स्क्वायर प्लेट होती तो फ्रेम की जगह, अब कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था, 480। हाँ 480, mg प्लस 480। ओके, तो F एक्सटर्नल कितना चाहिए था, तो वो तो बच्चा एक जगह ही फोर्स लगता, फिर वो सिर्फ एक सरफेस पे ही फोर्स लगता, बोलो तो बोल दो बच्चा, फिर फोर्स लगता एक्सटर्नल mg प्लस 480। ओके, हेलो, खत्म किस्सा। तो अब समझ में आ गई बच्चों कहां से कितना खिंचाव लगेगा। हेलो, यस सर। तो ये होता है बच्चों सरफेस टेंशन की वजह से खिंचाव लगना। ओके, तो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहता है, हमेशा सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, ये उसकी टेंडेंसी रहती है, लाइक खिंची हुई इलास्टिक मेम्ब्रेन। ओके ठीक सर, तो ये हटा रहा हूं मैं। तो सर ऐसा हम सोच सोच के कर लेंगे और हर सरफेस का हमें हिसाब किताब पता पड़ गया, इनके अलावा तो कुछ बनती ही नहीं है। ओके, अब सुनना बच्चों, देखो अब मान लो आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जाते हो। अच्छा, पहले तो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करने वाले पैरामीटर देख लो। तो सुनो, इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन ठीक। अच्छा बताओ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बताओ टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन का क्या होता है, बोलो बोलो। सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, टी डिक्रीज हो जाता है। हेलो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बच्चों सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। ओके, क्योंकि उनके कोहेसिव फोर्स घट जाते हैं, क्योंकि मोलिकुलर सेपरेशन बढ़ने लगता है। ओके, सरफेस टेंशन क्या है बच्चों, कोहेसिव। कोहेसिव क्या होता है, सेम सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन या सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स। एडेसिव क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में फोर्स। जैसे कांच पर पानी, अब कांच पर पानी को मूव कराएं तो एडेसिव फोर्स लगेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को कांच के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे होंगे। ओके, और पानी पानी के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है। ओके, तो कोहेसिव होता है सेम सब्सटेंस में और एडेसिव होता है अब डिफरेंट सब्सटेंस में के बीच का फोर्स। तो मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब सरफेस टेंशन 0 हो जाए, सरफेस टेंशन
बराबर 0, ओके, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कभी तो सरफेस टेंशन 0 होगा, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, ओके। तो दो समय सरफेस टेंशन 0 होता है, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर, एक बॉइलिंग पॉइंट पे। जब कोई चीज बॉइल करने लग जाती तभी सरफेस टेंशन 0। अरे फिर तो वाटर मोले लिक्विड बोलेंगे नहीं, भागने लगता है छोड़ छोड़ के सरफेस को, ओके। हेलो, यस सर। अच्छा, अब आप अगर किसी तो मैं बोलूं जिन कारणों से एडेसिव फोर्स कम होगा, सरफेस टेंशन घटेगा। अब आप अगर इंप्योरिटी मिक्स करते हो, ऑन मिक्सिंग इंप्योरिटी, ऑन मिक्सिंग इंप्योरिटी, और अगर वो इंप्योरिटी सॉल्युबल है, हेलो, अगर वो इंप्योरिटी सॉल्युबल है बच्चों, तो अगर वो इंप्योरिटी सॉल्युबल है तो बच्चों सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। हेलो, क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल है तो वो तो कोहेसिव फोर्स बढ़ा देगी। अरे बच्चों, उसके एडेसिव फोर्स से कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तभी तो जाके वो सॉल्युबल होगा, ओके। हाँ, तो ऑन मिक्सिंग इंप्योरिटी तो दो बातें। पहला, इफ impurity is soluble, then बोलो तो क्या होगा? Then surface tension increases, okay, hello। और if impurity is insoluble या partially soluble, impurity is partially soluble, तो बोलो क्या हो जाएगा? तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। बताओ, डिटर्जेंट डालने पर सरफेस टेंशन बढ़ता है या घटता है? लिक्विड का सर्फ मिलाने पर बोलो, कम हो जाता है, इंक्रीज, हेलो, हाँ, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है डिटर्जेंट वगैरह मिलाने पे, ओके, हेलो, हाँ। तो सरफेस, अच्छा, अब सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ हिसाब किताब इस ग्राफ से बताया हुआ है किताबों में, ओके। ये सरफेस टेंशन वर्सेस टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, सरफेस टेंशन घटता जाएगा, सरफेस टेंशन, हेलो, बोलो बच्चों, तो ये सरफेस टेंशन घटता जाएगा, ओके, हेलो। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे जब सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा, ओके बच्चों। और इक्वेशन ऐसे लिखी है, टी बराबर टी नोट, जो शुरू में सरफेस टेंशन था, टी नोट बोल रहा हूं उसको, ओके। और ये टेम्परेचर बढ़ाने पर वो टेम्परेचर जब सरफेस टेंशन 0 हो गया उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो देखो ये लिखा टी नोट 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, या डेल्टा टी कर दो, ये टेम्परेचर, या डेल्टा थीटा कर दो, चलो यहाँ पे भी टेम्परेचर को थीटा लिख दो, हेलो, क्लियर है, ताकि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर अलग दिखे। तो ये देखो, सरफेस टेंशन जो शुरू में था 1 माइनस अल्फा टी, जहां अल्फा क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, ओके, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर सरफेस टेंशन, ओके। ये सरफेस टेंशन कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, ओके, हेलो। तो टेम्परेचर के साथ, सॉरी, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सरफेस टेंशन लीनियरली डिक्रीज होता है, हेलो बच्चों, ठीक है। अरे लीनियरली डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके। चलो, अब देखो, ये तो सरफेस टेंशन की रामायण हो गई। अब सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जाते हो तो क्या होता है, ओके, देखते हैं। हाँ, तो सर टेम्परेचर के साथ हमारे को वेरिएशन भी समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब देखो, अब आप नहीं मानते हो, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जाते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, हॉरिजॉन्टल रख के बताता हूं ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आए। वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, ये देखो, आप नहीं माने, और ये वायर फ्रेम पे वायर लगा हुआ, ये फिल्म बनी हुई है, ओके, ओके, और ये एल लेंथ का वायर है,
अच्छा, ये वायर अंदर जाना चाहता है बाहर? अंदर। इसका सरफेस टेंशन T, अंदर जाना चाहता है। अब ये वायर अंदर जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि इस पे एक सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा। पर मैं नहीं माना और मैंने एक्सटर्नल एजेंसी को बोला इस AB वायर को धीरे धीरे बाहर मूव कराओ। हेलो, मैंने ऑर्डर दे दिया कि धीरे धीरे वायर बाहर मूव करना चाहिए, और आपने भी वैसे ही करा और वायर को धीरे धीरे बाहर मूव करा दिया। लो, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तभी तो बाहर मूव करा। हेलो, ये A' B' नई पोजीशन हो गई इस वायर की। दिस इज न्यू पोजीशन A' एंड B'। बताओ, ये वायर अपने आप मूव कराया आपने करवाया? करवाया। बोल दो, इसकी दो सरफेस है, दो मेम्ब्रेन बनेगी आगे पीछे। लो, तो दो मेम्ब्रेन बनेगी। तो बच्चों, दो मेम्ब्रेन पे देखो, एक तो ये पीछे फोर्स लगेगा, ये। हेलो, बोल। और एक यहां लगेगा। बोलो बच्चों। तो एक तो लग रहा है पीछे वाली पे, और एक लग रहा है आगे वाली पे। तो बोलो बच्चों, ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए अगर स्लो मूवमेंट कराना था? तो बोलो T × 2L के बराबर होना चाहिए। लो, फॉर स्लो मोशन, फॉर स्लो मूवमेंट, फॉर स्लो मूवमेंट। हेलो, इस वायर को स्लो मूव कराना तो 3 × 2 एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, माइन्यूट सा ज्यादा। ओके, अच्छा, अब अगर तुमने ये फोर्स लगा के इसको x आगे सरका दिया तो बोल दो वर्क अगेंस्ट W अगेंस्ट सरफेस टेंशन, अगेंस्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क कितना हो गया? तो बोल दो सरफेस टेंशन का फोर्स जो आ जाएगा बच्चों T × 2L, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट T × 2L × x। हेलो, और ये आ जाएगा कितना? T × 2Lx। और ये 2Lx क्या बच्चों? तो 2Lx में बोल दो इस मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया में चेंज, आगे पीछे मिला के। हेलो, डबल एरिया बना है आगे और पीछे। हेलो, तो बोल दो बच्चों, तो ये आ जाएगा W अगेंस्ट सरफेस टेंशन, अगेंस्ट सरफेस टेंशन इज इक्वल टू बच्चों T डेल्टा है। हेलो, T डेल्टा, बोलो समझ में आ रही है क्या? Yes. तो T डेल्टा A इज चेंज इन सरफेस एनर्जी। ओके, ये जो वर्क डन है यही तो सरफेस एनर्जी बढ़ा रहा है। आपने जबरदस्ती एनर्जी बढ़ा दी। तो वो सरफेस तो ये मेम्ब्रेन तो सिकुड़ने का प्रयास कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट होने का, और तुमने खींच दी। बलून तो कॉन्ट्रैक्ट होके कम करना चाहता था अपने सरफेस एरिया को, तुमने मुंह से हवा मार के फुला दिया। तो उसकी सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ऐसे यहां पे इसकी सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो दिस वर्क will store in the form of बोलो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बच्चों, तो ये जो वर्क डन है ये सरफेस विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। खत्म। तो ये जितना भी वर्क डन है ये सरफेस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, अब आप जब छोड़ोगे इसको, यहाँ खींच के छोड़ोगे तो आपको नजर आ जाएगा और बोलो ये स्पीड के साथ मूव करेगा अंदर ज़ूम करता हुआ, क्योंकि सरफेस टेंशन खींचेगी तो यहाँ तक आता काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर इसका कोई छोटा मोटा मास होगा तो बोलो यहाँ पे हाफ mv² में वो एनर्जी आ जाएगी। तो बोलो ये वापस वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलो इस बार वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन होगा। तो बोलो बाहर ले जाओगे तो वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन होगा, और अंदर आएगा तो वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन होगा। ओके, हेलो, बोलो अच्छा। तो ये समझ में आ गया बच्चों? चलो, हाँ हटा दो इसको। हेलो, हाँ अब देखो,
तो ये टी डेल्टा है, याद रखना बच्चों, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। अब वो डेल्टा है में आप देख लेना कितनी मेम्ब्रेन या कितनी सरफेस बन रही है, उससे वर्क डन आ जाएगा। हाँ अब देखो, अब देखो एक आर रेडियस का सोप बबल है, यह है सोप बबल ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का सोप बबल है, इसकी रेडियस आर से 2r। देन वर्क डन या वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज its radius from r to 2r। बोलो कितना वर्क की जरूरत होगी इसकी रेडियस r से 2r, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसकी रेडियस r से 2r करने के लिए? बोलो तो इसकी एनर्जी r से 2r करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स रेडियस फ्रॉम r to 2r। बोलो तो सुनो बच्चों, बताओ सोप में कितनी मेम्ब्रेन है या कितनी फेसेस है या कितना सरफेस है? तो 2 है ना। हेलो ये देखो अंदर और बाहर, तो बोलो दो गोले बड़े हो रहे हैं, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट 2 एरिया बढ़ रहे हैं, तो बोलो तो अंदर आ जाएगा बच्चों टी डेल्टा है। हेलो टी डेल्टा है, अब टी डेल्टा है में बोलो कितना आ जाएगा? तो बोलो टी और डेल्टा ए आ जाएगा बच्चों, रेडियस r से 2r हो गई, तो बोलो ट्वाइस ऑफ 4 पाई 2r का स्क्वायर, नया एरिया सरफेस एरिया, और ऐसी 2 सरफेस है और पुराना एरिया, तो बोल दो पुराना एरिया था 4 पाई r स्क्वायर और नया है 4 पाई 2r स्क्वायर। तो बोल दो बच्चों ये चेंज इन सरफेस एरिया और वो डबल होगा क्योंकि अंदर बाहर दोनों तरफ है। ओके सर, लो तो कितना आ जाएगा ये? तो बोल दो बच्चों ये 4 पाई r स्क्वायर बाहर ले जाते आ जाएगा 8 पाई r स्क्वायर t, और अंदर आ जाएगा 4 - 1 3, तो बोल दो 4 - 1 3, तो ये 24। लो खत्म किस्सा। अरे कर लो ना सोल। अरे बच्चों ये आ जाएगा 16, ये 4 16 - 4 12 12 दूनी 24 24 पाई r स्क्वायर टी। खत्म। सोप में दो सरफेस होती है, सोप में इनर और आउटर, और दोनों बढ़ रही होती है, तो दो मतलब 2 जगह सरफेस टेंशन के अगेंस्ट एरिया बढ़ रहा होता है, एक इनर और एक आउटर। ओके ये लिक्विड बबल होता तो सिंगल वो होता, क्योंकि एक ही मेम्ब्रेन बनती है आउटर मेम्ब्रेन। हेलो ये लिक्विड होता है लिक्विड बबल, तो एक ही मेम्ब्रेन बनती है और इसकी रेडियस r से 2r करता। तो बोलो यहां पे रेडियस r से 2r करने में वर्क डन। हेलो यहां वर्क डन रेडियस r से 2r बढ़ाने में, तो यहां पे आंसर कितना था बोलो? हाँ तो यहां आता बच्चों, यहां आता W बराबर टी डेल्टा है, हिसाब वही होता टी डेल्टा है, लेकिन अब बच्चों यहां पे सरफेस एक ही होती, तो टी इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। यहां पे बाहर 2 नहीं आता, क्यों? क्योंकि सरफेस एक ही है, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 12 पाई r स्क्वायर टी। खत्म। बोलो तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यहाँ एक सरफेस बढ़ रही है और वहां पे 2 सरफेस बढ़ रही है, इनर और आउटर। ओके हेलो और याद है जब सरफेस टेंशन की बर्दाश्त से पार हो जाता है इनका सेपरेशन, आप मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ाते जा रहे हो, सरफेस टेंशन कह रहा मत बढ़, वो अंदर खींचता है और वापस सोप को छोटा करना चाहता है और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, याद है सोप का बबल फट जाता है। हेलो सही बात है, और अपना भी बलून अगर आप ज्यादा फुलाते हो तो फट जाता है, क्योंकि उसके जो मटेरियल की बर्दाश्त की सीमा है वो पार कर जाते हो आप। ओके हेलो चलो अब बच्चों एक होता है एक बड़ी बबल को छोटी छोटी एन बबल में तोड़ने में वर्क डन। याद है आप गार्डनिंग करते हो तो नली के पाइप के आगे अंगूठा लगाते हो तो बहुत सारी छोटी छोटी बूंदों में स्प्लिट हो जाती है, ठंडक हो जाती है एकदम से। चलो आ जाओ, तो वर्क
required to split a big drop liquid drop into an identical small drops. ओके आपको एक बड़ी लिक्विड ड्रॉप को एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप पे कन्वर्ट करने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा वो बताना है. बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस दी हुई है आर, इसकी और एन ड्रॉप पे कन्वर्ट करनी है. तो एन पता है और ये पता है ना, और सरफेस टेंशन तो पता ही है. तो देखो पहले मैं बोल दूं इतनी बड़ी ड्रॉप थी जिसकी रेडियस आर थी और सरफेस टेंशन टी था, इसकी एन आइडेंटिकल ड्रॉप बना दी छोटी छोटी. हेलो ओके. तो सबसे पहले तो स्मॉल आर को कैपिटल आर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो. ये स्मॉल आर क्या हुआ ये पता करना है. क्यों? तभी तो सरफेस एरिया पता पड़ेगा. बताओ पहला सरफेस एरिया कितना इनिशियल, तो बोल दो 4 पाई आर स्क्वायर. दिस वाज द इनिशियल सरफेस एरिया. अच्छा फाइनल सरफेस एरिया क्या सबका मिला के ए फाइनल, तो बोल दो एन ड्रॉप और हर का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है. हर ड्रॉप का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है और ऐसी एन ड्रॉप है. ये फाइनल सरफेस एरिया है. बोलो बच्चों. पर अपने पास स्मॉल आर भी कैपिटल आर है, तो बोल दो इसको भी कैपिटल आर के टर्म्स में रखना पड़ेगा. तो बोल दो फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन. ऐसा कैपेसिटर में भी काम आता है, ध्यान रखना. याद है चार्ज एन चार्ज ड्रॉप को कंबाइन करके एक बड़ी चार्ज ड्रॉप बनाना. ठीक है, तो आर में रिलेशन ये यहां बना रहा हूं, वहां भी याद रखना. ओके चला जाओ. तो पहले वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम इनिशियल बराबर वॉल्यूम फाइनल. बोलो कितना था 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम था स्फीयर का. पहले एक बड़ी वाटर ड्रॉप थी इतना, अब एन छोटी छोटी ड्रॉप हो गई, तो एक का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब है, ऐसी एन ड्रॉप है तो 4/3 पाई गया. तो बोलो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, बोलो. तो बोलो स्मॉल आर बराबर एन की पावर 1/3 इंटू कैपिटल आर. ये बोलो बच्चों क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा. तो n की पावर 1/3 इंटू कैपिटल आर इज स्मॉल आर. ओके चलो ठीक है सर. अब आ जाओ वर्क डन. तो याद है वर्क डन होता है टी डेल्टा है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड बबल है, नॉट सोप बबल. तो बोल दो एक ही सरफेस होगी तो एक तरफ ही एरिया, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो टी डेल्टा है, तो बोल दो डेल्टा ए हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल. अगर मैंने वर्क किया तो कंफर्म सरफेस एरिया बढ़ा होगा. बच्चों हमें कब वर्क करना पड़ेगा, जब सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन कभी चाहता ही नहीं है सरफेस एरिया बढ़े. और अगर आपने छोटी छोटी बूंदे बना के सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट गए हो आप. हेलो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा. इसीलिए मुझे थंब लगाना पड़ा. अपने आप तो वो टूटी नहीं छोटी छोटी बूंदों में. ओके मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी. हेलो, तो एक बबल को तोड़ने में जबरदस्ती करनी पड़ती, क्योंकि टूटने पर सरफेस एरिया बढ़ रहा होता है. तो बबल तो कंबाइन होना चाहती है. आप देखो दो पानी की छोटी छोटी बूंदे पास आती तो अपने आप मर्ज हो जाती है. जैसे ही करीब आती है वो मर्ज होकर एक बन जाती है सरफेस टेंशन की वजह से. देखा कभी? हाँ. तो अच्छा अपने बाल पानी में डालो, तो हमारे बाल जब पानी में होते हैं बाल्टी के अंदर तब वो फैले फैले रहते हैं, क्योंकि सब तरफ लिक्विड. और जैसे ही बाल पानी से बाहर निकालते हो तो याद है बाल चिपक जाते हैं, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की इसके कारण बूंदे सब पास पास में आके कोलैप्स कर जाती है. ओके, तो उनके बीच का सेपरेशन कम होने लगता है. हेलो ओके सर. तो इधर देखो टी डेल्टा है. तो बोलो बच्चों फाइनल एरिया कंफर्म बढ़ा होगा, जब भी तो तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ी. चलो चेक करते हैं. तो फाइनल एरिया देखो कितना आ जाएगा. तो बोलो फाइनल एरिया कितना आ जाएगा, बोलो यहां से. फाइनल एरिया अब यहां रखो. ये इनमें रिलेशन आ गया ना, ये यूज करते हैं फाइनल एरिया. तो बोलो फाइनल एरिया n टाइम्स ऑफ 4 पाई और स्मॉल r की वैल्यू रख दो n की पावर 1/3. हाँ ए फाइनल. तो बोलो n टाइम्स ऑफ 4 पाई और स्मॉल r की वैल्यू
n की पावर 1/3 इंटू कैपिटल R की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? तो यहां अंदर n की पावर 2/3, देखो गलती तो नहीं करी मैंने, हेलो सही है ना? ये गलती करी ना बच्चों? ये कैपिटल R बराबर होगा इसमें, ये क्या करा सर, ये क्यूब करा तो n की पावर 1/3 और r ये इधर आएगा ना, तो r बराबर रखो n टाइम्स ऑफ, यह आ जाएगा 4 पाई, और यह स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3। ये देखो स्मॉल r बराबर कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3। अरे क्या मिस्टेक करते हो सर आप? ओके, तो ये आ गया, ये हो जाती है बच्चों अपॉन n की पावर 2/3, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा n की पावर 1/3 वापस 1 - 1 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो वो दो ये आ गया फाइनल एरिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। हेलो, पहले ये स्मॉल r था, स्मॉल r को रिप्लेस करा इस वॉल्यूम कंजर्वेशन से, स्मॉल r की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई यहां रखो, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3, ये रखा वहां पे देखो ब्रैकेट में, हेलो ये रखा स्मॉल r की जगह कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3, और सोल्व किया तो आ जाएगा n की पावर 1/3 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो यहां से कितना जाएगा बोलो? तो मोदू ये टी वर्क डन आ जाएगा, एरिया फाइनल एरिया आ जाएगा बच्चों n की पावर 1/3 इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ये 4 पाई r स्क्वायर बाहर ले लो, तो मोदू 4 पाई r स्क्वायर बाहर आ गया इंटू टी, और अंदर आ जाएगा n की पावर 1/3 माइनस 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए बच्चों, खूब काम आता है, ये वर्क डन होता है। तो एक बबल को छोटी छोटी n बबल में स्प्लिट करने में वर्क डन होता है 4 पाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल T इंटू n की पावर 1/3 माइनस 1। ये तो याद ही रह जाएगा, n की पावर 1/3 माइनस 1 अंदर वाला, और बाहर वाला याद रखने का तरीका होता तो इनिशियल एरिया, स्फीयर का इनिशियल एरिया इंटू सरफेस टेंशन, मैं तो यूं याद रखता हूं, इससे गलती नहीं होती, दिस वाज इनिशियल एरिया। ओके, तो यहां लिख रहा हूं ऊपर वर्क डन, तो देखो कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है इसको तोड़ने में, तो वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों इनिशियल एरिया, तो इनिशियल एरिया इंटू सरफेस टेंशन इंटू n की पावर 1/3 माइनस 1, वेयर n इज बूंदों की संख्या, कितनी ड्रॉप बनाई, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, हेलो कितनी ड्रॉप में कन्वर्ट करा, वो खत्म किस्सा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, n आइडेंटिकल ड्रॉप बनाने में इतना वर्क डन करना पड़ता है। ओके, और हमें वर्क करना पड़ता है, यानी कि सरफेस हमें वर्क करना पड़ता है, यानी कि सरफेस एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए बाहर ठंडक हो जाती है सराउंडिंग में। ओके, हेलो, कल इसके आगे से बात करेंगे बच्चों, बाय बाय। ओके।